डियर स्टूडेंट, हम UCI 6 to 12 क्लास में आज वर्ग 8 का समाज जो अतीत से वर्तमान है उस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है कब, कहाँ और कैसे। जैसा कि ये पाठ में ही बताया गया है, इस पाठ में ही बताया गया है कि हम लोग प्राचीन काल में ही, मतलब छठा क्लास तो होती है प्राचीन काल और सातवां क्लास, जैसे छठा क्लास होती है प्राचीन काल, छठा क्लास में कौन पढ़ते हैं? प्राचीन काल। और सातवां क्लास में मध्यकालीन भारत, इसमें प्राचीन भारत। और आठवां क्लास में पढ़ते हैं हम लोग आधुनिक भारत। आधुनिक भारत पढ़ने के लिए जो हम लोग का पाठ है कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ और कैसे ये बता रहा है कि हम लोग छठा क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे कब में जानेंगे कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, यानी कब हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ। जैसे कि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि आग का आविष्कारक पूरा पाषाण काल में होता है और पहिए का आविष्कारक नव पाषाण काल में हुआ था। आग ही एक ऐसा जो खोज हुआ था वही पूरा पाषाण काल में हुआ था। उसके बाद से जितना भी खोज हुआ वो सब किस में हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। जैसे पहिए का आविष्कारक हुआ, कृषि का मतलब खोज हुआ, पहिए का आविष्कारक हुआ और कृषि का भी आविष्कारक हुआ। यहाँ पे खोज नहीं बोल सकते हैं। खोज और आविष्कारक में अंतर हम बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अब होता है हम लोग का टॉपिक पहले दूसरा कहाँ, मतलब जो जैसे चावल। पहले तो हम लोग क्या किए? कृषि करना शुरू किए। किस काल में शुरू करना शुरू किए? नव पाषाण काल में हम लोगों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। अब मतलब कर रहा है कि कहाँ कहाँ शुरू हुआ। जैसे चावल ले लेते हैं तो चावल मतलब सबसे पहले कृषि करना इसका कहाँ शुरू हो गया था, ठीक है। तो चावल का सबसे पहले हम लोग बोलेंगे लोथल। चावल का कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ में आएंगे तो चावल, देखिए चावल आ जाएगा जो कि कहाँ हुआ था? लोथल में। लोथल ये पड़ेगा गुजरात, जो कि अहमदाबाद में शहर है। यहाँ पे होता है ना हम लोग का गुजरात, यहाँ पे बंदरगाह है लोथल, यही अहमदाबाद है शहर। अहमदाबाद के ज़िले में ही जो कि लोथल पड़ता है, यहाँ ही सबसे पहले क्या हुआ था कि चावल का आविष्कार हुआ था। और कृषि की तो शुरुआत हम लोग का सूतकांगे डोर जहाँ है वहाँ से प्रारंभ हुआ था। और कैसे, जैसे अब तीसरा टॉपिक आएगा कैसे, मतलब इससे बता रहा है कि हम लोग आग का आविष्कार कैसे किए, ठीक है। कुल्हाड़ी हम लोगों ने कैसे बनाई। आग का आविष्कार इस प्रकार हुआ जब आदिवासी किसी जंगल में बैठे हुए थे। आदिवासी कहाँ बैठे हुए थे? तो जंगल में बैठे हुए थे। उन्होंने जब मांस खाना खा रहे थे तो देखिए कि चकमक पत्थर आपस में टकराया। कौन पत्थर? चकमक पत्थर। ये पूछता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चकमक 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 पत्थर जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछता है कि सबसे पहले आग का आविष्कारक किस पत्थर से हुआ था, तो बोलेंगे चकमक पत्थर से, जो हम लोग 6 क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो जब आदिवासी बैठे थे आग के पास, आपस में पर्वत टकराए, उनसे चिंगारी उत्पन्न हुई और जंगलों में आग लग गई। जब आग लगी तो वहाँ के पशु भी जले। वो पशुओं को उन्होंने खाना प्रारंभ किया और देखा कि कच्चे मांस से खाना से अच्छा है कि पक्का हुआ मांस खाया जाए, या उससे भी अच्छी स्वादिष्ट वाला था। ऐसे ऐसे उन्होंने आग का खोज कर लिया। और कृषि कुल्हाड़ी का खोज जब वो जानवरों को मारने जाते थे तो देखे उनको जानवर भी अटैक करता था। किसी भी जानवर को कोई भी जानवर प्रताड़ित करता है, सताता है, वो कितना भी विवश हो, कहा है ना, कितना भी कमजोर हो, वो उस पर जरूर अटैक करता है। तो जब आदिवासी अपने आप को बलवान या जो भी समझ के जाते थे मारने के लिए, तो वो भी आक्रमण करता था। ये पत्थर से मारे, फिर देखे कि लगे आ गया तो पत्थर को किस में बांधे? डंडे में बांधे, फिर डंडे से काटना शुरू किया। तो फिर देखा कि वहाँ पर बहुत प्राचीन काल में धातुएं थी, तो उन्होंने सबसे पहले धातु कुल्हाड़ी का प्रयोग किया और कुल्हाड़ी से ही तांबा का प्रयोग किया और तांबा से ही एक कुल्हाड़ी बनी। सबसे पहले तो पत्थर से बनाया था कुल्हाड़ी, उसके बाद से तांबा से बना चुके थे हमारे आदिवासी कुल्हाड़ी। और उसी से क्या करने लगे, अब
जानवरों को काटने लगे, अपने बचाव के लिए भी उनका उपयोग होने लगा। और एक पालतू जानवर जो कि कुत्ता को पाल चुके थे, इस दृष्टिकोण से पूछ सकता है कि मानव का पहला पालतू जानवर कौन है? तो बताइएगा कि मानव का पहला पालतू जानवर कुत्ता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे जो कि वर्ग 8 में पढ़ना है। कब, कहाँ और कैसे, ये हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि शुरुआती में ही ये इस पाठ से ही बोला गया है कि हम लोग वर्ग 6 और वर्ग 7 में पढ़ चुके हैं। इसको हम संक्षिप्त में थोड़ा बहुत बता भी दिए, ठीक है। अब मतलब बताया गया है कि अपने टीचर से साझा कीजिए कि प्राचीन काल में मनुष्य की जिंदगी में आने वाली 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं, ठीक है। मतलब पूछा है तो बताइएगा। प्राचीन काल में पहले लोग जो रहते थे घर, उनका छोटे छोटे कस्बा में बटा हुआ था, जिसे परिवार या कुल कहते थे। इस कुल के जो मुखिया होते थे उन्हें कहा जाता था कुलप, यानी छोटे छोटे साम्राज्य, छोटे छोटे बोल सकते हैं एक नगर यानी एक गांव में बसे हुए थे। और बोल रहा है कि मध्यकालीन में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आए मुख्य परिवर्तनों को बताइए। तो देखिए, सामाजिक प्राचीन काल में तो लोग का मान लीजिए कि वस्त्र से ले लेते हैं, सबके वस्त्र पहनता। प्राचीन काल में लोग जानवरों के पैरों के छालों से अपना जो शरीर का तन होता है उसे ढकते थे। और मध्यकाल में कपड़ा से यानी सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, मलयालम, रेशम, इस सब से ढकना शुरू कर दिए अपने शरीर के तन। राजनीतिक क्षेत्र जहाँ बोले तो पहले प्राचीन काल में छोटे छोटे कुल कस्बे में एक जो मुखिया होता था जिसे कुलप बोलते थे, वो शासन संभालता था। अब जैसे ही मध्यकालीन भारत आया तो यहाँ एक कहीं कहीं बड़े बड़े होने लगे, जैसे अवध, मान लें अवध, बक्सर, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वहाँ पे, यानी बंगाल का जो है साम्राज्य, यहाँ नवाब और सम्राट सब मिलकर मध्यकालीन में समाज को चलाते थे, जिससे राजा, भोज इत्यादि नाम दिया गया। जैसे दक्षिण भारत में भोज कहा गया, मध्य भारत में राजा कहा गया, सब जगह 4-5 जगह अलग अलग कहा गया। तो अब हम लोग का हेडिंग आता है पुनः जागरण। पुनः जागरण के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि पुनः जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ, पुनः जागरण का अर्थ क्या होता है। तो पुनः जागरण का अर्थ होता है, पुनः जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। पुनः जागरण आधुनिक युग में जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले 15वीं शताब्दी, अच्छा शताब्दी वर्ड आया, 15वीं शताब्दी वर्ड आया। तो 15वीं शताब्दी अगर कोई बोले तो शताब्दी का मतलब होता है कि 1400 ईस्वी के बाहर वाले को बोल रहा है, ठीक है। 1400 ईस्वी के बाहर वाले और 1500 ईस्वी के पहले वाले। अभी मान लीजिए 2020 चल रहा है, ये कोई पूछे कौन सा शताब्दी चल रहा है तो बोलेंगे हम लोग 21वीं शताब्दी चल रहा है। अब थोड़ा डीपली में जाएगा तो 21वीं शताब्दी क्या बोल देगा, पूर्वार्ध बोल देगा, यानी पूर्वार्ध मतलब पहले, और पूर्वार्ध और 2050 के बाहर जाएगा, 2051 जाएगा, 2052 जाएगा तो क्या बोल देगा, उत्तरार्ध, 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, ठीक है। आशा करता हूँ ये लोग आप लोग समझ चुके होंगे ये सब। तो बोल रहा है कि एक नया आंदोलन हुआ जिसे पुनः जागरण कहते हैं। पुनः जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर जो है वहाँ से प्रारंभ हुआ था। यहाँ एक महान कवि हैं जो दांते, क्या है, दांते, जो पुनः जागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है। ये सब देखिए 8वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये तीनों आप लोग कंफर्म कंसेप्ट होकर ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा तो जानते हैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइएगा जब तो 6वां से ही प्राचीन काल का रहता है, अदर नहीं। अब बीटीसी आप पढ़िएगा ना तो बीपीएससी यूपीएससी सब कुछ निकालना सिंपल हो जाएगा, दरोगा बनना सिंपल हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। पुनः जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। वास्को डी गामा अब पढ़ेगा, मतलब पुनः जागरण भारत का खोज के बारे में हम लोग 8वां क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तो अब पहले की खोज करने की प्रक्रिया कैसे चलने लगी इसके बारे में बताएंगे। तो पहले फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति, कौन कौन से दो क्रांति चली थी, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति।
अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1773 ईस्वी में बोस्टन की चाय पार्टी से प्रारंभ हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में जो लुईस लाहवा के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। यह हम अगले पाठ में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। जब यूरोप में एक देश है ब्रिटिश, जो इंग्लैंड है, वो पूरी दुनिया पर अपना शासन स्थापित कर चुका था। ठीक है, अब वो अपना शासन स्थापित कर चुका था और विकास होने की दौर चालू हो गई थी। वहाँ औद्योगिक क्रांति विकसित हो गया था। औद्योगिक क्रांति प्रारंभ कहाँ हुआ था ये बताइएगा? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड, ब्रिटिश बोले तो इंग्लैंड से प्रारंभ हो चुका था। उनके पास कच्चे माल की भी जरूरत थी, तैयार किए हुए वस्तुओं को बेचने की भी जरूरत थी। ठीक है, अब वो व्यापार करने के दृष्टिकोण से एक जगह, जैसे आप रहिएगा, मान लीजिए कि आपको एक ही गांव में रखा जा रहा है, आप भी मन उब जाइएगा। ठीक है, आप सोचिएगा कि चलो किसी दूसरी जगह चलते हैं। उससे भी यूरोप ने अपने ही देशों में प्रगति करते करते सोचा कि थोड़ा दूसरा देश भी खोजा जाए, कि मेरे अलावा कोई और देश से चला जाए। तो वहाँ के यूरोप के जो नाविक हैं, जो मतलब चलाते हैं नाविक को, उन्होंने अब चलना प्रारंभ कर दिया। और भारत के लिए जो एक प्रायद्वीपीय भारत जिसे बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत क्यों इसे बोला जाता है? प्रायद्वीपीय क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह अधिकांश से 3 भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक जल से घिरा हुआ है। इसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। और जो द्वीप, ये जो क्या है? श्रीलंका है, श्रीलंका है। ठीक है, जो देश या जो जगह चारों तरफ से पानियों से घिरा हो उसे बोलते हैं द्वीप। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल निवासी है, अटलांटिक महासागर के किनारे है पुर्तगाल। ठीक है, वो उसने चलना प्रारंभ किया। और उत्तमाशा अंतरिक्ष, जिसे तूफानी हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो 100 यात्रियों के साथ चलना प्रारंभ किया था। लेकिन उत्तमाशा द्वीप तक आते आते उसके अधिकांश यात्री मारे जा चुके थे, यानी मर गए थे। कैसे? आंधी, तूफान, सुनामी, सभी लहरों से प्रभावित होकर उनके सैनिक मर चुके थे। ठीक है, अधिकांश आदमी मर चुके थे, क्योंकि उसे भारत आने में कितना वर्ष लग गया था? 1 वर्ष लग चुका था। अब वो तमाशा अंतरिक्ष में पहुंचा। यहाँ एक भारत नागरिक था। ठीक है, उसने अब यहाँ लाया। कहाँ लाया था वो? कालीकट एक बंदरगाह है केरल में। कालीकट बंदरगाह कहाँ है? केरल में। वो यहाँ पे लाया। जो केरल का उस समय शासक कौन कर रहा था? जमोरिन। कौन कर रहा था? जमोरिन। जमोरिन वहाँ का शासक था। वो जो पुर्तगाल हमारा वास्को डी गामा थे, यहाँ पे आए थे। ठीक है, पहले पुनर्जागरण के बारे में पढ़े थे, थोड़ा जान लें और उसके बाद से इस टॉपिक पर पुनः आएंगे। ठीक है, शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन हुआ, जिसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यूरोप के आने के पहले जिस देश में जो जाते थे, उन्होंने देखा यहाँ के लोग धार्मिक क्षेत्र में भी अंधविश्वास पर आधारित थे, आपत्तिजनक प्रयासों के आवाज़ उठाने में कमजोर थे, व्यापार संबंधों अन्य संपर्कों के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ वे लोग दुनिया के अन्य भागों में जाने लगे। यहाँ चलो व्यापार संबंध बनाया जाए, अन्य संपर्क भी बनाया जाए। ठीक है, और खोज यात्राएं चलना प्रारंभ हो चुकी थी। तो जो यूरोप के नाविक और नौचालक थे, उन्होंने दूसरे देशों में, अन्य देशों में पहुंचना प्रारंभ कर दिए। जो कि पहले का हम लोग का प्रसिद्ध है कोलंबस। इसी खोज में कोलंबस ने अमेरिका को 1492 ईस्वी में खोजा। अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज हो चुकी थी। और वास्को डी गामा, अब वास्को डी गामा भी भारत आया था। कब? 1498 ईस्वी में ये कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचा था। अब इसी के बारे में हम लोग पार्ट 2 में पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे कि जब वास्को डी गामा आया तो ये व्यापार करना चाह रहा था सिर्फ, तो शासन कैसे करने लगा, इस सब के बारे में जानकारी पार्ट 2 में लेंगे। यहाँ पे थोड़ा संक्षेप में बता दे रहा हूँ। जब वो आया तो यहाँ एक गोवा है। ठीक है, गोवा को सबसे पहले अल्फांसो ने यहाँ युद्ध करके जीत चुका था इस क्षेत्र को। तो पुर्तगाल के जो निवासी थे वास्को डी गामा,
ये अल्फांसो से क्या किए, मित्रता किए, दोस्ती किए और गोवा पर अधिकार कर लिए। धीरे धीरे ये दक्षिण भारत जैसे केरल यहाँ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब ये दक्षिण भारत पर अधिकांशतः भाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से उन्होंने जब यहाँ से वापस गया तो देखिए यूरोप जो कि है ठंडे प्रदेश का, वहाँ पे लोग रहते हैं, ठंडे प्रदेश वाला है, वहाँ पे सबसे अधिक मांस खाया जाता है। तो सोचा कि अब यहाँ से वापस जाएंगे, यहाँ से कहा है ना थोड़ा सा मसाला वसाला ले जाया जाए। जब उन्होंने मसाला ले लिया अपने साथ और ले जाने लगा, जब यूरोप में ले गया तो उन्होंने मसाला को जब वहाँ बेचा, जो बचा खोचा था इसके खाने के बाद, तो बेचा, तो व्यापार किया, तो उसे 60 गुना, कितना गुना, 60 गुना फायदा हुआ। तो सोचा कि मुझे एक मसाला ले जाने से, सिर्फ मसाला, इतनी छोटी सी चीज़ ले जाने से मुझे 60 गुना फायदा हुआ। तो सोचिए भारत में अफीम है, नील है, सोना है, चांदी है, कोई कई सारी खनिज है। ठीक है, इस सब को हम अपने देशों में लाएंगे तो कितना गुना फायदा होगा। उन्होंने तो और अच्छा अनुमान लगा लिया और पुर्तगाल अपने साथ व्यापार करने लगा। तो जब कोई देश विकसित करने लगता है तो दूसरा देश वाले भी सोचते हैं कि कैसे विकसित हुआ। जैसे आप सफलता होइएगा तो लोग पूछेंगे अरे ये कैसे सफलता हुआ। ये अच्छी बात है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी सफलता को जानो। एक सफल इंसान की यही पहचान होती है कि जो भी सफल हो उसकी सफलता को जानो, अपने में लाओ। तो डच जाने, फ्रांसीसी जाने, ठीक है, अंग्रेज जाने, जैसे ब्रिटिश बोलते हैं वो जाने। तो इसके बाद से तो डच आए थे, उसके बाद से तो आए थे अंग्रेज, उसके बाद से आए थे फ्रांसीस, लेकिन सबसे मतलब विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर पाया ब्रिटिश। कैसे कैसे सबको हराया, कब हराया, ये सब हम लोग पार्ट 2 में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति। तो पढ़ेंगे कि 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। उन्होंने जब 15वीं शताब्दी तक हो चुका था तो यूरोप में एक सामाजिक, मतलब जहाँ से सामान जाने लगा, उन्होंने होड़ लग गई कि हम व्यापार तेजी से करें, तो हम व्यापार तेजी से करें। ठीक है, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद के हम एक दूसरा परिभाषा बताएंगे। ठीक है, वह पूंजीवाद में परिभाषा होती है कि वह आर्थिक व्यवस्था जब हम किसी, देखिए वह आर्थिक व्यवस्था जब हम किसी वस्तु पर रुपया लगाते हैं और उससे जो भी मुनाफा होता है वह मुनाफा हम अपने आप पर लगाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, अब से लिख लीजिएगा स्टूडेंट पूंजीवाद का अर्थ। ठीक है, हेडिंग मार कर लिखिएगा, वह आर्थिक व्यवस्था जब हम किसी वस्तु या काम पर पूंजी लगाते हैं और अपने पर खर्च करते हैं, उसे पूंजीवाद का अर्थ समझते हैं। इसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है, मान लीजिए कि कोई देखिए जैसे फैक्ट्री, अंबानी हुए या मार्क जुकरबर्ग हुआ, वो पहले क्या किया, अपने जो प्रोडक्ट हुआ उसको अपने तो पूंजी लगाया, आप लोग के बीच में फैलाया। ठीक है, और उससे जो फायदा कमा रहा है वो अपने आप पर लगा रहा है, अपने फैमिली के लगा रहा है। ठीक है, या फिर वो बिजनेस में लगा रहा है। इसका उद्देश्य क्या हो रहा है कि अधिक से अधिक क्या करना है, हमें लाभ कमाना है। तो पूंजीवाद का अर्थ समझ जाइएगा कि मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग पर अपना रुपया पैसा लगाता है और उससे वह जो लाभ प्राप्त करता है वो अपने आप पर लगाता है, अपने के लिए यूज करता है। ठीक है, अब समझेंगे औद्योगिक क्रांति। ठीक है, पूंजीवाद एवं औद्योगिक था खोज यात्राएं के बाद से हम लोग की किताब में अब पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति का अर्थ। तो देखिए जब वस्तु क्या होती थी, हाथों से बनाया जाता था। ठीक है, या मजदूर करते थे। जैसे हम लोग को भारत देश में जब गांधी जी थे, चरखे का निर्माण किए थे, तो सूती वस्त्र से हम लोग क्या करते थे कि साड़ी, धोती, ये सब बिनाई करते थे। एक मनुष्य शायद मुश्किल से एक दिन में 1-2 को साड़ी बना पाता था। ये सब बहुत समय लगता था। अब यूरोप के लोग भारत से या अन्य देशों से कच्चे माल तो बहुत लेकर चले गए थे, अब उसे बहुत कम समय में बनाना। औद्योगिक क्रांति के ही होता है कि बहुत कम समय में अधिक वस्तुओं का निर्माण करना तथा कम दाम में, यानी कम मूल्य में बहुत कम समय में अधिक वस्तुओं का निर्माण करना औद्योगिक क्रांति ही कहलाता है। तो औद्योगिक क्रांति यह वस्तु, मतलब जो वस्तु हाथों से न तैयार करके
बल्कि मशीनों से उत्पादन होने लगा। इसमें उत्पादन का तरीका बदलाव होता है, मतलब कम समय में अधिक उत्पादन करना। ये सभी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जानेंगे कि आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगा। मतलब जो जुलाहे जो कि कपड़ा बनाते हैं, उन्होंने मशीनों से भी तैयार करना शुरू कर दिया। यानी मशीनीकरण क्या बोलते हैं? मशीनीकरण विधि की प्रक्रिया शुरू हो गई। कब? इंग्लैंड की 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बोले तो 1750 के बाद से उन्होंने, जो वहाँ जुलाहे भी थे, जो जैसे नहीं होता है कि मान लीजिए कितना भी मशीनी दुनिया चल रही है, यहाँ के जो मजदूर हैं, और मान लीजिए कि जैसे भी उदाहरण ले लेते हैं, जो गांव में मनरेगा प्रथा चलती है, मनरेगा के तहत खुदाई होती है, तो एक जेसीबी को कोई मुखिया बुला लेता है, वो काम कराता है। तो एक दिन काम कराएगा, जानते हैं 20 से 25 या 30 जितना भी मजदूर है उनके काम चले जाएंगे। तो जो मजदूर सोचते हैं चलो ये काम फालतू है, अब हमसे लोग नहीं करवाएंगे, लोग खुदाई से नहीं करवाएंगे, लोग खुदाई से करवाने में क्या होगा? ज़्यादा समय, हो सकता है कि ज़्यादा भी पैसा लग जाए, ठीक है, ये सब ज़्यादा लगेगा, ठीक है, समय भी बर्बाद होगी। तो लोग क्या सोचने लगे कि मशीनें से कर दो। लेकिन यहाँ पर गरीब लोगों की तो रोजगार जा रही है, तो सोचे, यहाँ के भारत के लोग अभी नहीं सोच रहे थे, लेकिन यूरोप में जो जुलाहे हैं, जो हाथ से बुनकर कपड़े को बनाते थे, उन्होंने सोचा कि औद्योगिक क्रांति की होड़ लग चुकी है, अब हमें क्या कर दें कि हम भी काहे ना मशीनें से ही कपड़ा बनाने लगे। तो वहाँ तो जुलाहा बनाने लगा, और मशीनीकरण की जो प्रथा थी वो भी चालू हो गई, और धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैलने लगी। जैसे भारत में भी औद्योगिक क्रांति आज है, आज चल रही है, पूरा होड़ में है, पूरा तेजी से चल रही है, ठीक है। इसे ही इस सब परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति नाम दे दिया गया। अब उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद पढ़ेंगे। देखिए, उद्योगों की तो स्थापना बहुत तेजी से हो गई, और इन वस्तुओं में उत्पादन काफ़ी तेजी से होने लगे। तब इन वस्तुओं को, जो तैयार वस्तु थे, उनके बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। मान लीजिए कि औद्योगिक क्रांति के पूरा सामान बनाते जाओ, और मान लो गोभी बनाना है, गोभी बनाते जाओ, किताब बनाना है, किताब बनाते जाओ, और लूसेंट पब्लिकेशन है, अपना लूसेंट बनाते जाएगा, और जब नहीं बेचेगा उससे कुछ फायदा होगा? नहीं ना होगा। अब इसी बात को हम लोग उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से समझेंगे। तो तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, साथ ही इन वस्तुओं को तैयार के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। इन दोनों ही आवश्यकताओं ने, मतलब जो माल तैयार था उसको बेचने के लिए तथा कच्चे माल को भी प्राप्त करने के लिए, इन दो आवश्यकताओं के लिए बोला जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कारक की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कारक की जननी है। जब कभी भी मनुष्य पर कोई भी मुसीबत आएगा तो आविष्कार अपने आप हो ही जाएगा। जैसे देखिए, मनुष्य के पास जब जानवरों से मारने के डर आई थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने लिए कुल्हाड़ी बना लिया, अपने लिए कुत्ता पालतू जानवर भी बना लिए। देखो, अब ठंड से बचने के लिए वो क्या करते थे? छाल और ये करते थे। कभी सोचा होगा कि सूती कपड़ा बनाएंगे? और देख, खोज और आविष्कार यहीं से सीख लो। मान लो कि देखो, शुरू में क्या करते थे कि हम लोग कलम दवा से लिखते थे, ठीक है। अब कलम जो कि फाउंटेन पेन, जो फाउंटेन है, उन्होंने फाउंटेन पेन जो है उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। मान लीजिए कि स्कूटर को उदाहरण ले लेते हैं। स्कूटर का जो आविष्कारक है, छोड़ी याद नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा, जी ब्राडसा है, सॉरी याद आ गया, जी ब्राडसा है। तो उन्होंने आविष्कार किया। इसे बोलेंगे आविष्कारक, मतलब जो पहले से न बना हो, कोई आदमी या कोई व्यक्ति उस चीज़ को खोजा हो। खोज बोलेंगे यानी कोई चीज़ पहले से था, जैसे भारत पहले से था और इसे वास्को डी गामा ने आकर खाली सिर्फ देख लिया, खोज लिया, इसे बोलेंगे खोज। मतलब जो पहले से हो, प्रकृति ने उसे दी हो, ठीक है। तो उस चीज़ को कोई व्यक्ति खोजता है तो उसे बोलते हैं खोज हुआ है। जैसे उत्तरी द्वीप का खोज हुआ है, दक्षिणी ध्रुव का खोज हुआ है, इस सब देशों को बोलेंगे ये खोज हुआ है। लेकिन मोबाइल का आविष्कारक, टाइपोड का आविष्कारक, इसे बोलेंगे आविष्कारक हुआ है। फैन का आविष्कारक, ठीक है, इस सब चीज़ को बोलेंगे आविष्कारक हुआ है। तो केवल देखिए, अब सस्ते माल, कच्चा माल क्या होने लगा, सस्ता माल अब मिलने लगा। जैसे यूरोप जो थे भारत में आए, उन्होंने कच्चा माल को क्या कर सस्ते दामों में किनने लगा और महंगे दामों में बेचने लगा, मशीन के द्वारा बनाकर।
तो औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है, शायद औद्योगिक क्रांति हम लोग समझ चुके हैं। अब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उपनिवेशवाद का अर्थ होता है अपने से विभिन्न, मतलब विभिन्न या भिन्न संस्कृति वाले देश पर। जैसे भारत का संस्कृति अंग्रेज के आने के पहले अलग था, मतलब यहाँ के लोग सबसे अधिक पूजा पाठ करते थे, चाहे सती प्रथा थी, चाहे ठगी प्रथा थी, चाहे बाल विवाह था, चाहे शिशुवध प्रथा थी, ये सब प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं थी। तो संस्कृति से बोल सकते हैं संस्कृति। जैसे बिहार का कल्चर अलग है, तमिलनाडु का कल्चर अलग है, ये सब के कल्चर मतलब संस्कृति अलग थी। तो अपने से विभिन्न संस्कृति वाले देश पर आर्थिक अधिकार करते हैं। देखिए जैसे पुर्तगाल आया पुर्तगाल, तो यहाँ पे क्या करने लगा, सबसे पहले आर्थिक अधिकार करने लगा। इससे ज़्यादा तो ब्रिटिश किए हैं आर्थिक अधिकार पूरे भारत पर। 1757 प्लासी की लड़ाई हम बताएंगे, नेक्स्ट ही पार्ट में है। 1757 प्लासी की लड़ाई जो सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। यही लड़ाई नहीं होता, कोई किसी को नहीं मारता है, वो भी कालकोठरी का घटना किया था। इसको कोई धोखा दिया था, अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति, इस सब सेकंड पार्ट में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। अभी उपनिवेशवाद का अर्थ समझते हैं। तो अपने से विभिन्न संस्कृति वाले देश पर आर्थिक अधिकार करते हैं और अपने फायदे के लिए लगाते हैं, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब ब्रिटिश आया, यहाँ से आर्थिक शोषण किया और अपने फायदे के लिए। यहीं से क्या, मान लीजिए कि ट्रेन को उसका किया था, कोयला, बारूद, अफीम, नील की खेती। वहाँ बहुत कोट वोट पहनते थे लोग। पहले हम भारत में कोट वोट नहीं पहनते थे, नील की खेती करते थे और नील के उपयोग ज़्यादा नहीं करते थे। अफीम था, अफीम का ज़्यादा उपयोग नहीं करते थे। सोरा था, उतना कहाँ उपयोग करते थे। तो अंग्रेज आया होता, हमसे ही सोरा लिया, हमसे ही अफीम लिया और भारत ही को गुलाम बना दिया, साम्राज्यवाद बना दिया भारत पर अपना। यानी ब्रिटिश इंडिया में बोले तो साम्राज्य, मतलब ब्रिटिश, भारत जो है इंडिया का, बोलो भारत जो है ब्रिटिश का साम्राज्यवाद है। क्या है, साम्राज्यवाद है। 1700, देखिए जो नवासी है, जो फ्रांस वाला है, वो भी बोल सकते हैं कि ब्रिटिश जो था, फ्रांस जो था, ब्रिटिश का साम्राज्यवाद था। कब तक, 1789 के पहले तक, जब तक वो शासन कर रहा था। उपनिवेशवाद में होता है कि जब कोई देश दूसरे देशों को, मान लीजिए कि भारत चीन पर जाकर सिर्फ क्या करे, वहाँ आर्थिक शोषण करे, मतलब वहाँ से कच्चे माल ले कम दाम पर, मतलब वहाँ खुद शासक हो जाए और कहे कि 10 रुपये से माने 2 रुपये में दो हमको, आर्थिक शोषण करे, तो उसे क्या बोलेंगे, उपनिवेशवाद। ठीक है। अब साम्राज्यवाद के बारे में समझेंगे। साम्राज्य देखिए वर्ड से ही निकलता है, उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेश यानी निवेश करना, वहां जाकर क्या करना है, निवेश करना। ठीक है। और साम्राज्यवाद यानी साम्राज्य जाकर स्थापित करना है। इस वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि हमें वहां जाकर साम्राज्य स्थापित करना है, यानी अपने से भिन्न संस्कृति वाले देशों पर जाकर वहां अधिकार कर खुद शासन चलाना क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। आशा करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं अगर तेज हो तो इसे पॉज कर ध्यान से सुनकर नोटबुक बनाते चलिएगा। ठीक है। अब देखिए यूरोप, अब बता रहे थे कि यूरोप के लोग जो भारत में आए थे, उन्होंने यहाँ पर आया और देखा कि यहाँ जो हिंदू, मतलब उन्होंने अपने दिमागों से सोचा कि हम लोग यहाँ कैसे शासन कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले देखा कि यहाँ के लोग कौन से धर्म के हैं, किस किस धर्म को मानते हैं। ठीक है। जैसे विलियम जोन्स है, वो भारत के जो हिंदू धर्म के है, धर्म ग्रंथ रामायण है, महाभारत, उनको इंग्लिश में अनुवाद किया समझने के लिए कि समझा जाए कि यहाँ के कल्चर कैसा है, कैसे शासन किया जाए, क्योंकि उन लोगों को तो हिंदी समझ में आती नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ के जो हिंदू है और मुसलमान है, उनके कल्चरों को समझा। जेम्स मिल जो आया, हिंदू और मुसलमान जो भारत के लोग थे, उन लोगों को वो समझता था कि क्या है, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, अंधविश्वासी हैं वो, क्योंकि वहाँ यूरोप में अपने आप को क्या कहता था, हम लोग ईसाई धर्म मानते हैं, ईसाई धर्म को श्रेष्ठ मानता था। ठीक है। इससे भी जी के लिए कर सकता है कि यूरोप महादेश के अधिकांशतः लोग किस धर्म को मानते हैं, तो ईसाई धर्म को मानते हैं। एक देखिए याद आ रहा है एक नाम जो कि कोई पूछ सकता है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है,
तो बताइएगा तुर्की देश को कहा जाता है। देखिए, जो कि हम बता रहे हैं कि यूरोप के अधिकांशतः लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह, उन्होंने ईसा मसीह को जब वो मानते हैं तो वो दूसरे देशों पर जाकर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं, आप ही लोग सोचिए। क्योंकि ईसा मसीह के एक नारा है कि दया और प्रेम, उनका उपदेश था ईसाई धर्म को प्रचार करने में कि किसी पर दया दिखाना है, प्रेम करना है। सोचो उन्होंने कहाँ प्रेम किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया, प्लासी की लड़ाई लड़ी, बक्सर की लड़ाई लड़ाई, यहाँ तक लेके यहाँ के सभी सोना चांदी को अपने देशों में लेकर चला गया, कहाँ प्रेम दिखाया। अभी हम लोग भाग 2 में ही पढ़ेंगे कि अंग्रेज के आने से क्या फ़ायदा हुए, क्या घाटा हुए, ये सब हम भाग 2 में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। अब आधुनिक काल में हमारा देश, अब हमारा देश के विस्तार जानेंगे। बहुत विदेशों से हम लोग घूम चुके हैं, ये दक्षिण भारत है, ये सब मानचित्र का अध्ययन बाद में कराएंगे, ठीक है कभी। अब आधुनिक काल में हमारा देश पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी अब शुरू हुई, जो कि मध्यकालीन भारत में नवाबों एवं राजाओं का शासक था। उन्होंने जो अंग्रेज थे उन लोगों को हराकर अपना शासन स्थापित किया। नवाबों बोले तो जैसे प्लासी की लड़ाई में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया था। बक्सर की लड़ाई में तीन व्यक्तियों को, अवध के नवाब शाहजुद्दौला को, और जो थे बंगाल के नवाब जो थे मीर जाफर थे, उनको हराया था। और उसके बाद से अवध के मुगल शाह आलम द्वितीय, 3 को शासक जो थे उनको तीनों को एक साथ हरा दिया। उनमें प्रेम और दया नहीं थी, उनका मकसद ही था इस देश को गुलाम बनाना। अगर भारत के लोग समझ गए होते पुर्तगाली जब आया था ये लोग धीरे धीरे हम लोगों को गुलाम बना देंगे, तो वहीं से ये लोग पुर्तगाली को खेद दिए होते। लेकिन जो मोरिन जो था वहाँ के स्वागत क्या वो नहीं जानता था। किस तरह से महात्मा गांधी नहीं जानते थे, वो जानते थे कि अंग्रेज क्या है, एक अच्छे हैं जो भारत में क्या करेंगे, एक अच्छे शासक स्थापित करेंगे, भारत को एक विश्व में लाएंगे, इसका नाम रोशन करेंगे। लेकिन जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उनको भी दम लगा कि नहीं, अंग्रेज ये तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो कभी कभी मनुष्य को भी धोखा थोड़ा थोड़ा लगता है और किसी पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जो अच्छे आदमी होते हैं वो तो जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं, वो नहीं जानते हैं कि मेरे साथ किसी धोखा होगा या नहीं होगा। इकाई 2 में हम लोग नवाबों जो अंग्रेज का शासन स्थापित होगा एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। अब जब अंग्रेज आए तो भारत में अंग्रेजी शासन लाने लगे और अंग्रेजी शिक्षा का भी विकास भारत में होने लगा। यहाँ तक कि सिविल सेवा परीक्षा था वो भी इन्होंने अंग्रेजी में कंडक्ट कराई ताकि भारत के कोई युवक न उसमें जाए। विलियम फोर्ड का निर्माण हुआ, ठीक है। पर तब भारतीय लोगों में भी जागरूकता आई। इनकी एक देन थी कि भारतीय लोगों में जागरूकता आई, अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ, नवीन विचारों का प्रवेश हुआ और आर्थिक संसाधनों का लाभ के लिए इस्तेमाल जो किया, जरूरतों वस्तुओं को खरीदा, ठीक है। और देखिए सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए अपने लाभ के लिए कई खेती कराई। मतलब अंग्रेज जो आए थे वो तो हम लोगों के देश से जो कच्चा माल था सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए यानी अपने लाभ के लिए कई फसलों की खेती कराई। जैसे नील की खेती जो यहाँ है ना बिहार, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, उत्तराखंड यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार सब मैदानी एरिया है। तो बिहार में जो चंपारण जो बोलता है, चंपारण जो है पश्चिम चंपारण, यहाँ यहीं से महात्मा गांधी सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। तो यहाँ पे इन्होंने नील की खेती, अफीम की खेती, ये सब खेती, मतलब अंग्रेज आए तो अपने के लिए सस्ते दाम पर तो पहले कच्चा माल खरीदे और सेकेंड निर्यात या लाभ कमाने के लिए उन्होंने कई फसलों की खेती कराई। वो नहीं देखते थे कि आपका ज़मीन उर्वरक हो जाए, मतलब बंजर पड़ जाए, वो नहीं देखते थे। उनको क्या मकसद था, हमें तो लाभ कमाना है, बस उनका यही टारगेट है, हमें लाभ कमाना है, फूट डालो राज करो। कहीं जाते थे दोगुनी नीति से जाते थे, ठीक है। अब देखिए हमारे देश के
मान्यताओं पसंद नापसंद, मतलब उनको कुछ यहाँ के जो शासक था, संस्कृति थी, उनको कुछ पसंद भी था और कुछ नापसंद भी था। जैसे नापसंद में बोले तो सती प्रथा, सती प्रथा उनको पसंद नहीं था, तभी तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो 1829 में प्रतिबंध लगा दिया है, अब कोई औरत या कोई महिला नहीं जलाई जाएगी। सती प्रथा के बारे में हम भाग 3 या 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी जानकारी लेंगे कि कैसी विधवा, जैसे ही पति मरता थी, बाल विवाह से ही सती प्रथा प्रारंभ हुआ है। 10 साल की 15 साल की लड़की को 40 साल के लड़के से बाल विवाह में शादी कर दिया जाता था, ठीक है। इस सब प्रथा को अंग्रेजों ने ही सख्ती से और बंद किया, ये एक अंग्रेजों की देन है। अब पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के बारे में समझ चुके हैं और औद्योगिक क्रांति के बारे में समझ चुके हैं, साम्राज्यवाद भी समझ चुके हैं। आशा करता हूं कि यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर अच्छा लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग लेकिन गणतंत्र है, भारत एक क्या है, गणतंत्र है। हम नहीं बोल सकते हैं कि मेरी जो पढ़ाई है अच्छा ही हो। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा ये पाठ जो है कैसे लगा, इसे हमें और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जो थे जेम्स मिल जो थे, वो अर्थशास्त्र, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने इतिहास को, हमारे भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जिसे बोलते हैं, 3 खंडों में बांटा। ब्रिटिश भारत के इतिहास एक नामक पुस्तक लिखी। कोई पूछेगा कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी, तो जेम्स मिल ने। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी, जेम्स मिल ने। अब जेम्स मिल के विचार जानिए। तो जेम्स मिल जो था, जेम्स मिल जो को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में, जो प्रगति है और सभ्यता है, संस्कृति है, उसके मामले में यूरोप से काफ़ी पीछे थे, ठीक है। अंग्रेजों के आने से यहाँ हिंदू और मुसलमान, मतलब अंग्रेजों के आने के पहले जेम्स मिल सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि एशिया के जो देश हैं, एशिया में कौन कौन, जिसे सब बोल सकते हैं, चीन जो है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे भूटान है, नेपाल है, ये सब है देश, बहुत सारे देश है। एशियाई में तो 56-76 देश है, इस तरह से देश है। ये समझता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है, और अंग्रेज के आने के पहले भारत में हिंदू और मुसलमान के नवाबों जो थे, उनके तानाशाहों का शासन था। तानाशाह, सही में तानाशाह का शासन था। जैसे औरंगजेब बैठा तो मुसलमान धर्म का प्रचार कर रहा था, उससे जो तेज निकले सिख धर्म, तेज बहादुर, उनको मरवा दिया। इसी तरह से गुरु अर्जुन देव की भारत तक जहांगीर ने करवा दी। ऐसा ही बहुत से तानाशाह सही में नवाब हुए हैं, और बेतानाशाह भी हुए हैं, प्रगति करने वाले भी हुए हैं। जैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंग्रेजों के खिलाफ 1858 की क्रांति में लड़ा, और लड़ते हुए भी अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया, और जो बोलते हैं काला पानी की सज़ा, जो समुद्र के बीच में जाकर रख दी जाती है, वो दिया। आज काला पानी की सज़ा बंद है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जेम्स मिल के विचारों को अब हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे। ये कौन बोल रहा है, जेम्स मिल बोल रहा है कि भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासन से ही उनका कल्याण हो सकता था। जेम्स मिल देखिए कितना सोच रहा है अपने में कि भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य हैं कि अंग्रेज यहाँ आएंगे तभी इनका कल्याण हो सकता है, और ये हम लोग को समझा रहा है, ठीक है। और जो यहाँ के इतिहास है उसको देखिए किस तरह से बांट रहा है। कह रहा है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, अपने लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, ब्रिटिश, जो कि क्या दिखा रहा है, एकता के लिए दिखा रहा है, राष्ट्रीयता का बोध करा रहा है। वो अपने लिए ब्रिटिश शब्द का प्रयोग, वो अपने लिए ईशान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है। किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, ब्रिटिश। जैसे मान लीजिए ये वर्ड आपको समझ में नहीं आई होगी, तो हम मान लेते हैं चीन से उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि चीन से हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि चीन पर हम लोग शासन किए हैं, तो बोल रहे हैं कि तुम लोग को वहाँ मान लो जो भी शासन हो, मान लो कि है बौद्ध है, ईसाई है, उन लोग को दे दिए बौद्ध है, ईसाई है, हम लोग इंडियन। तो इंडिया में तो बहुत जाति है, तो जब बहुत जाति है तो हम लोग अपने जाति का कास्ट ना बोलकर क्या बोल रहे हैं, हम लोग इंडियन। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हम लोग पूरा इंडिया, एकता, राष्ट्रीयता के बोध करा कर वहाँ लड़ने जाएंगे।
ठीक है। ऐसा ही जो ब्रिटिश का था जेम्स मिल, वो बोल रहा था कि हिंदू में तुम लोग हिंदू, मुस्लिम और अपने लिए ईसाई धर्म का प्रयोग ना करके किस शब्द का प्रयोग कर रहा था, ब्रिटिश शब्द का प्रयोग कर रहा था। सोचिए कि इतिहास के कालखंड के अवधि को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई दौर कहा जा सकता है। अब पढ़ेंगे हम लोग इतिहास को जानने के लिए, मतलब जो प्राचीन काल की घटनाएं हैं जो छठा क्लास में है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, इस सब में जो हम लोग लेख तैयार करते थे, जो राजा और नवाब जैसे अशोक के 13 गो जो शिलालेख है, उस सब को हम कहाँ संग्रह करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो 7वीं कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो छापेखानी उस समय नहीं थी। मध्यकालीन भारत तक मतलब छापाखाना जो बोलते हैं, किताब जो छप रहा है हम लोग का, अखबार जो छप रहा है, ये सब नहीं थी। ये सब कौन लाया है? गुटेनबर्ग ने लाया है। कौन लाया है? गुटेनबर्ग ने लाया है भारत में, या कहीं भी यह विकसित किया है। सबसे पहले तो कागज का आविष्कारक चीन ही देश है। चीन 100 ईस्वी में कर चुका था और भारत शायद 1200 के 1300 ईस्वी में भारत में लाया गया है। सोचिए कि चीन कोई भी प्रोडक्ट जो अच्छा हो उसको बहुत दिनों तक छुपा कर रखता है, तो नहीं दिखाता है दूसरे देशों को ताकि विकसित कर जाए। लेकिन कोरोना वायरस जैसे सबसे पहले उन्होंने भेजा, दुनिया को बर्बाद कर देता है। ठीक है। लिपिक या नकलवशी हाथों से पांडुलिपि पहले लिखते थे। पहले मतलब कुट कर ऐसे अभिलेखा लिखा जाता था, पत्थरों पर लिखा जाता था, धातुओं पर लिखा जाता था, ताम्रपत्र पर लिखा जाता था। इस सब चीज़ों पर पहले कोई पत्र या कुछ भी लिखा जाता था। और अभिलेखागारों में सरकारी जो दस्तावेज होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। कोई पूछेगा सरकारी दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, तो अभिलेखागार, पुस्तकालय, म्यूजियम, इस सब में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। इन दस्तावेजों में मतलब दस्तावेज क्या क्या होते हैं? सरकारी दस्तावेज तो कोई योजना हुआ, मान लीजिए कोई भी योजना, उससे जो कर से संबंधित है, कर बोले तो पैसा, रुपया पैसा, कि इनसे इतना पैसा लिया गया है, इस व्यक्ति से इतना पैसा लिया गया है, इससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, पुलिस एवं CID की रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड, विभिन्न कमिश्नरों के रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं। मतलब अभिलेखागारों में दस्तावेजों यानी कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस, CID रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड, विभिन्न कमिश्नरों के रिकॉर्ड शामिल किए जाते हैं। ठीक है। और एक रूम में, रिकॉर्ड रूम जिसे बोलते हैं, उसमें ये रखा जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, ठीक है, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के भी रिकॉर्ड रूम होते हैं। जैसे कचहरी के भी तो होते हैं। मान लीजिए कि कोई किसी का जमीनी विवाद या कोई बड़ा कांड हुआ जो कि 10 साल 5 साल केस चल रहा है, उस सब को, कागजों को, दस्तावेजों को जुटाकर कचहरी में तो रखा जाता है। आप लोग भली बात इसे जानते होंगे। ठीक है। और पुस्तकालयों में, तो पुस्तकालयों में पहले के पुराने अखबार, मतलब मान लीजिए कि जैसे हल्ला हुआ था कि कांग्रेस के समय में ये वो फलानवा, तो ये सब मान लीजिए कि 10 साल पहले के अखबार में कोई अच्छा बात निकल चुकी है, इंग्लिश प्रकाशन हो चुका है, जैसे सत्याग्रह का प्रकाशन हो चुका है, पीछे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1917 में सत्याग्रह महात्मा गांधी जी चलाए थे, उसमें भी अखबार जो छपा था, उस समय का जो अखबार होगा वो आगे दिखाने के लिए, अगली पीढ़ी को दिखाने के लिए, अपने समाज में विकसित करने के लिए, वो सब भी पुस्तकालयों में रखा जाता है, ताकि जो लड़के आए पढ़ने के लिए आए वो पढ़े। उसे अखबार रखा जाता है, व्यक्तिगत पत्र रखा जाता है, डायरी रखा जाता है, निजी दस्तावेज आदि जैसी चीज़ें रखी जाती है। उसमें आत्मकथा भी सुरक्षित होती है। जैसे मार्टिन लूथर बोल दे, महात्मा गांधी बोल दे, भगत सिंह बोल दे, सुभाष चंद्र बोस बोल दे, जितने भी आत्मकथाएं लिखी हैं, APJ अब्दुल कलाम बोल दें, इन सब की जितनी आत्मकथाएं होती है, सुने होंगे कि किसी लाइब्रेरी में है, पुस्तकालय में है, ताकि ये जो बच्चे हैं ये सबको पढ़ कर जागरूक हो। आत्मकथा एवं जीवनी के बारे के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय, पटना स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखालय, जैसे आप इन साम्राज्य का अध्ययन वहाँ जाकर करते हैं। मतलब ये पुस्तकालय के हम नाम बोले हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे कि 19वीं शताब्दी के तक अब अंग्रेज आए थे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अंग्रेज आए थे भारत में, तो उन्होंने अपने देशों में जनगणना करते थे। जनगणना करने से एक फ़ायदा होती है
कि वहाँ के कितने व्यक्तिगत आय है, लिंगानुपात क्या है, यहाँ कितने लोग साक्षर हुए, गांव में जनसंख्या कितनी है, शहरों में जनसंख्या कितनी है, पेड़ पौधा कितनी है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सब कुछ, मतलब जनगणना से तो बहुत कुछ पता चल जाता है। तो उन्होंने भारत में कभी जनगणना करना नहीं चाहा, वो नहीं करना चाह रहा था ताकि लोगों को पता न चले कि यहाँ की व्यक्तिगत आय बहुत कम है। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने की थी जनगणना की प्रारंभ, और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये निकाली थी। ये पूछता है सबसे पहले भारत में जनगणना का प्रारंभ दादा भाई नौरोजी ने, और प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये निकाली थी, तो 20 रुपये निकाली थी। लेकिन अंग्रेजों में जब आए थे तो लॉर्ड एक मेयो है, लॉर्ड मेयो जो 1872 ईस्वी में जनगणना को प्रारंभ किया। देखिए, जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। आप लोग जनगणना से पूरी तरह से अवगत हैं। ऐसे कि वर्तमान में शायद 2021 में जनगणना होने वाली है। देखिए, क्योंकि 1872 में प्रारंभ हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ये ब्रिटिश है, ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन नियमित रूप से जनगणना कोई पूछे, नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुआ था, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हो चुका था। अब इस पाठ में एक लास्ट टॉपिक है जो बताया गया है कि बहुत से जो उपन्यासों की रचना हुई, अस्थायी बाजारों में बिकने वाली पुस्तक, पत्रिका, सभी चीज़ों को म्यूजियम में रखने जाने लगा। आज भी फिल्म की दुनिया में अच्छे अच्छे आत्मकथा फिल्म बन रही है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है कफन, गोदान, गबन। इस सब तीनों कथाओं, इनकी तो बहुत सारी कथाएं हैं लेकिन तीनों कथाएं प्रचलित है। ये पूछ सकता है कि कफन, गोदान, गबन किनके लिखित है, जो किन्होंने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। इस सब तीनों पर फिल्म बनाई गई है ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं, ये हमारे भारत के लोग जो हैं या विश्व के जो लोग हैं, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में जानें, इनसे शिक्षा प्राप्त करें। जैसे कफन में बताया गया है कि एक औरत है और उसके एक पिताजी हैं, मतलब ससुर में जहाँ शादी हुई है, उसके एक पति हैं, ठीक है, मैंने पति के पापा हैं, उसके ससुर बोल सकते हैं। वो आगे ताप रहे हैं, वो बेचारी मतलब अब एक लड़की के जन्म देने वाली है। वो बहुत चिल्ला रही है, लेकिन ये दोनों एक अलुआ और सुन कर खा रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। वो इसी चिल्लाते मर जाती है। इसी तरह से वो भीख मांगते हैं, कफन जुटाते हैं, फिर वो कफन नहीं किन पाते हैं, दारू पी जाते हैं। इस सब कफन में दिखाया गया है। हो सकता है तो आप कफन के सर्च मारकर पढ़ लीजिएगा, या इस पर एक हम टॉपिक बना देंगे। अब पढ़ रहे हैं समय के साथ परिवर्तन। इस पाठ का एकदम लास्टिक अंतिम और थ्योरी है। शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम और भौगोलिक सीमाओं में जीवन शैली में परिवर्तन आए हैं। जैसे कोई क्षेत्र का मतलब बता रहे हैं कि समय के साथ परिवर्तन, मतलब बता देते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान, देखिए भारत, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये सब क्या थे, मतलब समय के साथ कैसे परिवर्तन हुए। जैसे ये मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली 1940 ईस्वी में, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को अलग मांग करने लगे। इनका भी कुछ समय था, कोई परिस्थिति थी, यही बात है। और बांग्लादेश थे, ये भी मांग होने लगा, ये इससे रास्ता मांगता था, ये भी एक समय है, एक परिस्थिति थी जो इंदिरा गांधी इन लोगों को रास्ता नहीं दी, गलियारा नहीं दी। आज दी होती तो कहते नहीं कितने आतंकवादी संगठन यहाँ पे आक्रमण कर रहे होते। देखिए यहाँ पाकिस्तान है तो यहाँ कितना आतंकवादी संगठन होता है, थोड़ा सा में है तो सोचिए, थोड़ा सा ही भाषा से सटता है। तो यहाँ बीचों बीच ये लोग मांग रहे थे, कितना ये मुश्किल होता। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छी कदम उठाई थी। ये सबसे जानेंगे, अवगत होंगे। श्रीलंका, देखिए आप लोग को बता रहा है कि म्यांमार तथा श्रीलंका भी 1937 ईस्वी में अंग्रेजों के मतलब साम्राज्य के अधीन आ गए थे। श्रीलंका बोले तो आधुनिक नाम इनका क्या है, श्रीलंका, सॉरी, म्यांमार का आधुनिक नाम क्या है, वर्मा। म्यांमार का आधुनिक नाम क्या है, वर्मा। और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, सिलोन, जो कि 1937 ईस्वी तक ब्रिटिश जो थे वो उनको भी अपने में, उन पर भी शासन करने लगे, यानी साम्राज्य बना ली। अब इन पर भी शासन करेंगे। श्रीलंका है यहाँ पे इसको, और म्यांमार जो है यहाँ है, म्यांमार है ना, यहाँ पे चीन है। तो म्यांमार जो है इसको भी 1937 ईस्वी में अपने देश
उनको गुलाम इन दोनों पर बना लिए। अब जानेंगे कि 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी यानी 1900 के बाहर, ठीक है, जो ये बंगाल प्रांत था, अंग्रेजों को अभी नीति बता रहे थे कि फूट डालो और राज करो की नीति तो हमेशा चलती है। तो जो बंगाल प्रांत था इसको सोचा कि क्यों न तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए, पूरा भारत हम लोग की मुट्ठी में, पूरी तरह से बहुत दिनों तक शासन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले बंगाल को बिहार से अलग किया। इसी पाठ में शायद पढ़ेंगे, नहीं अगले पाठ में पढ़ेंगे कि बंगाल जो था 3 गांव से मिलकर बना है, कालीकत्ता, गोविंदपुर, सूतानाती, इस सब के बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो जो बंगाल था, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ है, 1912 ईस्वी में, 22 मार्च 1912 में प्रस्ताव हो गया, ठीक है। 1905 ईस्वी में तो अलग होने के लिए तो फूट चल चुका था, लेकिन इसे रोकत 1912 तक में अलग कर दिया। और बिहार से उसके बाद उड़ीसा अलग हुआ है, कब हुआ है, 1936। यहाँ है उड़ीसा, यहाँ है उड़ीसा, ये झारखंड है, यहाँ है उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा अलग हुआ है 1936। उसके बाद से बिहार से झारखंड हुआ है 2000 में झारखंड अलग हो चुका है, 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड भी अलग हो चुका है। इस तरह से छोटे छोटे राज्य बचने लगे, और हम बताएंगे कैसे कैसे राज्य बटे, अगले पार्ट में बताएंगे। ये इसी के अलावा वीडियो हो सकती है दोस्तों, ये आप लोग को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब कुछ कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।